बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लास्टिड्स देख लिए थे, राइट, और क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, स्टोरेज ऑर्गन्स क्या थे, ये सारी चीज़ हम लोगों ने देख ली थी। आज हमारे पास इस चैप्टर को ख़त्म करने का टाइम है और उसके बाद हम लोग नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। लेकिन आज नए चैप्टर को नहीं करेंगे, आज जो छोटा सा लेक्चर रहेगा वो बेसिकली वैक्यूल और माइटोसिस और मियोसिस के ऊपर रहने वाला है, राइट। सो यहाँ पर अभी हम लोग देखे जा रहे हैं कि हमारे पास वैक्यूल क्या होते हैं, कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या ये रोल परफॉर्म करते हैं, ठीक है बेटा। वैक्यूल जैसे कि जब मैंने आप लोगों को प्लांट सेल और एनिमल सेल का इंट्रोडक्शन कराया था, उनमें डिफरेंसेस कराए थे, तब मैंने आपको दिखाया था कि प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल था। कुछ प्लांट्स तो ऐसे भी पाए जाते हैं जिनके अंदर का वैक्यूल प्लांट का 50 to 70% एरिया ऑक्यूपाई करके रखता है। तो ये जो वैक्यूल है प्लांट्स के अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है, 50 to 70, कई जगह पर 90% ऑफ द प्लांट स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल। लेकिन ये याद रहे सिर्फ और सिर्फ प्लांट के केस में वैलिड है, एनिमल के केस में ऐसा वैलिड नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल और केवल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास ही, यानी कि हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लांट्स हो गए, मल्टी सेलुलर प्लांट्स हो गए, ऐसे ही ऑर्गेनिज्म के पास वैक्यूल होगा, ऐसा भी कहीं कंपलसरी नहीं है। वैक्यूल का होना यूनिसेलुलर में भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर में भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया था अमीबा और पैरामीशियम के अंदर भी हमारे पास पैरामीशियम, स्पेलिंग की जरूरत हो गई है, ए और आई। तो पैरामीशियम के अंदर हमारे पास वैक्यूल पाया जाता है और उस वैक्यूल को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो आपको पता होना चाहिए ये वैक्यूल किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या काम करता है। एक्चुअल में रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स में ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ही मदद करता है, जिसको आप लोगों ने एक्सोसाइटोसिस के नाम से जाना था। अभी हम लोग आगे चलेंगे तो हमें ये भी समझ में आएगा कि वैक्यूल प्लांट में और एनिमल में डिफरेंट कैसे होता है। तो बेटा प्लांट में एक लार्ज वैक्यूल होता है, कैसा होता है? वन लार्ज वैक्यूल होता है और ये एक लार्ज वैक्यूल 50 से 90% का एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है। हालांकि एनिमल सेल के अंदर एक से ज़्यादा, हम लोग कहेंगे देयर आर न्यूमरस वैक्यूल। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्लांट सेल। और ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? एनिमल सेल। न्यूमरस वैक्यूल्स होते हैं मोर इन नंबर बट आर स्मॉलर या वेरी स्मॉलर इन साइज। साइज की बात करेंगे तो ये काफ़ी छोटे पाए जाते हैं एनिमल सेल के अंदर, लेकिन उनका जो नंबर है वो थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। अब प्लांट के अंदर इस वैक्यूल में होता क्या है बेटा? एक्चुअल में जो प्लांट का वैक्यूल है ये हमारे पास अपने अंदर कुछ अमाउंट ऑफ मिनरल्स, सैप, प्रोटीन, वाटर और कुछ आयंस अपने अंदर रखता है, जिसकी वजह से ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में मदद करता है। ऑस्मोलैरिटी कुछ भी नहीं है, बेसिकली आयनिक बैलेंस है, यानी कि अंदर और बाहर सेल के ज़्यादा आयंस में डिस्टर्बेंस ना हो जाए, तो इसके लिए आपका वैक्यूल मदद करता है। इसके अलावा आप लोगों के पास जो आपका सेल है उसके अंदर ये वैक्यूल पाया जाएगा। तो ये जो वैक्यूल की सेल वॉल है, ये जो मेम्ब्रेन है ऑफ वैक्यूल, सेल वॉल तो नहीं बोलूँगा, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? टोनोप्लास्ट। तो व्हाट इज टोनोप्लास्ट? इट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। जब हमारे पास सेल के अंदर कई बार प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो ये टोनोप्लास्टी है जो वैक्यूल का चौड़ा हो जाता है और जिसकी वजह से हमारा प्लांट सेल हाई प्रेशर को भी थोड़ा सा झेल लेता है, ठीक है। अब ये चीज़ तो हमारे पास हो गई प्लांट के वैक्यूल की, ये चीज़ एनिमल के वैक्यूल के अंदर क्या होता है, ये सारी चीज़ें। इसके आगे एनसीईआरटी लिखती है कि इसी वजह से हमने देखा
कि सेल के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स थे, जितने सारे हम लोगों ने पढ़े, और हमने देखा कि वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कोई एनर्जी सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, कोई मॉनिटर कर रहा है, कोई ब्रेन ही है सेल का, जैसे कि न्यूक्लियस था। तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने में आपकी मदद करते हैं, और इसी वजह से हमारे पास सेल को बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई सेल कॉल्ड बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका फंक्शन एक कोऑर्डिनेटेड वे में चलता है। कोऑर्डिनेटेड मतलब एक के बाद एक सिंक्रोनाइज होकर चलता है, एक कोई काम करता है फिर उसका काम आगे पहुंचाता है, और इस तरीके से काम सारे सिंक्रोनाइजेशन में चलते हैं, जिसकी मदद से आपके पास एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आ जाती है सेल की, और इसी वजह से हम लोग सेल को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ या फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इतना समझ में आता है। अब एक्चुअल में हमारे पास डस्टर तो है नहीं, तो भैया अपना हाथ जगन्नाथ, हालांकि इसको कहीं और भी यूज़ करते हैं वर्ड को, बट अभी के लिए मैं डस्टर को मिटाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगले स्टेप की, तो आपकी NCERT में वो है माइटोसिस एंड मियोसिस, जिसको सेल डिवीजन के नाम से जाना जाता है। सेल डिवीजन क्या है, कैसे है, आइए इस चीज़ को समझते हैं। एक्चुअल में अभी तक बेटा हम लोगों ने ये चीज़ देखी ना कि सेल के अंदर इतने सारी चीज़ें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी ले, ये भी ले, गोल्जी बॉडी भी ले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ले, वैक्यूल, सब कुछ, इतना सारा सब्सटेंस, इतना सारा सेल, काम कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही कोई चीज़ बन जाती है उसके बाद सेल डिवाइड हो जाता है, यानी कि वो उसमें बढ़ जाती है चीज़ें, न्यूक्लियस बढ़ जाता है, डिवाइड होता है, और ऐसे ऐसे करते करते सेल्स आपके बढ़ते जाते हैं। यानी कि जैसे आप हाथ धोते हो तो आपको खुद नहीं पता, यू हैव टेस्टेड बिलियंस ऑफ सेल्स। तो सेल्स आर कॉन्टिन्यूसली इन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेटिंग, यानी कि सेल्स बनते रहते हैं, और जो सेल्स इस तरीके से बनते हैं, ये हमारे पास दो ही प्रोसेस हैं जिसको आप हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। वो क्या है बेटा, माइटोसिस एंड मियोसिस। क्या पढ़ेंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब ये माइटोसिस और मियोसिस क्या है, आइए इस चीज़ को जान लेते हैं। एक्चुअल में हमारे पास जो हमारा सेल आया, इसको अब डिवाइड होना है, तो हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो हमारा कौन सा आएगा बेटा, सेल डिवीजन का। और ये जो सेल डिवीजन का फेज है, ये हमारे पास आप लोगों की NCERT ने दो फेज में बांट दिए, कौन कौन से, माइटोसिस और मियोसिस। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं एक्चुअल में सेल डिवाइड कैसे करता है। पूरे सेल में आप ऐसे समझिए, ये ऐसा पूरा जोन है, इस सेल में ये वाला जो मैंने छोटा सा जोन बनाया है, केवल यही आपका माइटोटिक जोन है, यानी कि सेल जो परफेक्टली डिवाइड करेगा ये सिर्फ यहाँ पर करता है। और ये इतना बड़ा जोन है, 90% से ज़्यादा जो एरिया ऑक्यूपाई है, मतलब ऑलमोस्ट 90% या उससे ज़्यादा का एरिया ऑक्यूपाई है, वहाँ पे तो आपका सेल डिवाइड ही नहीं करता। तो एक्चुअल में इसको तो हम लोग बोलते हैं डिवाइडिंग फेज, क्योंकि यहाँ पर सेल क्या होगा बेटा, डिवाइड होगा जाने के बाद। और ये वाला जो फेज है ये होता है प्रिपरेटरी फेज, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो पूरा फेज है, कैसा है इसका, प्रिपरेटरी फेज, यानी कि यहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि मैं डिवाइड हो जाऊँ। और एक प्रिपरेटरी फेज भी फर्दर 3 पार्ट में बांटा जाता है, जिसका नाम है, पहला तो है G1 फेज, फिर G1 के बाद एक छोटा सा इस G1 में छोटा सा G0 फेज आता है, और उसके बाद आपके पास आता है एक S फेज, और उसके बाद आता है G2 फेज, और फिर ये M फेज। ठीक है, आपकी बुक में दिया है वो इस M फेज, मैंने कि माइटोसिस फेज ये दिया है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सेल इस फेज में रहता है। कौन से वाले में, प्रिपरेटरी फेज, और इस प्रिपरेटरी फेज का नाम है इंटरफेज। प्रिपरेटरी फेज का नाम क्या है बेटा आपके पास, इंटरफेज। और इस इंटरफेज में आकर आपका सेल अपने आप को तैयार कर रहा होता है कि हाँ भाई अब मुझे डिवाइड होना है। सेल के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें डुप्लीकेट हो रही होती हैं, लेकिन मैंने जब आपको DNA वगैरह बताया था कि सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन्स होते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं क्रोमोसोम्स में हो जाते हैं, फिर वो DNA वगैरह मैंने आपको बताया था। तो याद रखना, DNA की रेप्लिकेशन यानी कि DNA का डुप्लीकेशन हर जगह नहीं होता।
डीएनए का डुप्लीकेशन केवल और केवल एस फेज में ही हो सकता है और कहीं भी डीएनए डिवाइड नहीं करता। डीएनए का डिवाइड केवल किस फेज में होगा? सिर्फ और सिर्फ एस फेज में, बाकी किसी फेज में डीएनए डिवाइड नहीं करेगा। यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। बाकी और जितनी भी चीजें आपकी वो डबल हो सकती हैं, लेकिन अगर डीएनए को डबल होना है तो वो किस फेज में होगा? सिर्फ और सिर्फ एस फेज। यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर हैं? अब आते हैं हमारे पास इस छोटे से फेज की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, वो हमारे पास क्या है? एम फेज। और इस एम फेज का नाम है माइटोटिक फेज। कौन सा फेज है बेटा? माइटोटिक फेज। एक्चुअल में यही माइटोटिक फेज आप लोगों की एनसीईआरटी में माइटोसिस के नाम पे दिया गया है और इसको इन्होंने बोला है इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोला है बेटा? इक्वेशनल डिवीजन। अब ये इक्वेशनल डिवीजन क्यों है, आइए इस चीज को जानते हैं, समझते हैं। एक्चुअल में जो एम फेज है हमारे पास, ये हमारे लिए 4 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। उसका नाम ऐसे है 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ। माइटोसिस के फेज 4 होते हैं। पहला फेज आता है आपका प्रोफेज, फिर उसके बाद आता है मेटाफेज, फिर उसके बाद आता है बेटा थर्ड में एनाफेज, और चौथे नंबर पे आपके पास आता है टीलोफेज। जो बच्चे एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये फेज पता होने चाहिए। इनके बारे में डिटेल जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका डिटेल हम लोग क्लास 11 तक पढ़ते हैं, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि इंटरफेज के बाद हमारे पास माइटोटिक फेज होता है और उस माइटोटिक फेज को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो 4 पार्ट इस टाइप से हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्या सर हम लोगों को अलग अलग कोई बिल्कुल लाइन दिखाई पड़ती है कि हाँ यहाँ पे प्रोफेज खत्म अब मेटाफेज शुरू होगा, अब मेटाफेज खत्म अब टीलोफेज आएगा या एनाफेज आएगा? नहीं बेटा, ऐसी कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है जहां पर आप माइटोसिस के अलग अलग फेजेस को पढ़ सको। ये तो हम लोगों ने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए 4 अलग अलग फेज बना दिए थे क्योंकि उस समय पर हमें चीजें अलग अलग ऑब्जर्व करना शुरू करी थी, लेकिन ऐसी कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है कि ये प्रोफेज खत्म इसके बाद एनाफेज, ऐसी कोई क्लियर कट लाइन नहीं है। अब माइटोसिस में होता क्या है, ध्यान सुनो। हमारी बॉडी में हमें चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद उस जगह को रिपेयर होना पड़ता है, उस जगह पे नए टिश्यूज बनते हैं। वो टिश्यूज क्यों बनते हैं, यानी कि रीजनरेशन एंड रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यू, ये किसकी वजह से होता है? अगर आपसे पूछेंगे तो आप बोलना कि सर ये हमारे पास माइटोसिस की वजह से होता है। माइटोसिस में क्या होता है, आइए देखते हैं। आपका कोई भी पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल अगर उसके पास 2n की प्लॉइडी, बेटा अभी हम लोग प्लॉइडी जानते हैं, तो प्लॉइडी बेसिकली एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ध्यान सुनना मेरी बात, जब भी हमारे पास 2 चीजों के मेल से एक चीज बनेगी, 2 चीजों के मेल से एक चीज बनेगी, वो हमारे पास डिप्लॉइड होगा और डिप्लॉइड को हम लोग 2n बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड को हम लोग 2n। और हैप्लॉइड होता है सिंगल। अब ये हैप्लॉइड समझाता हूं कैसे, आइए जानते हैं। सुनो, अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करूंगा तो मैं डिप्लॉइड हूं या हैप्लॉइड हूं? आपकी नजर में क्या नजर आ रहा है? हैप्लॉइड नजर आ रहा है बेटा, लेकिन ये जवाब थोड़ा सा गलत है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, उसके बाद आपका माइटोसिस, मियोसिस, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड सब यहीं पे क्लियर हो जाएगा। सुनो ध्यान से, मैं एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हूं, आइए जानते हैं क्यों। एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग में आप लोगों को एक फेनोमेना पता है जो बहुत ही अच्छे से सभी लोग जानते हैं। वो कौन सा होता है बेटा? रिप्रोडक्शन। नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, सभी के सभी एनिमल्स हैं, कोई भी हो, रिप्रोड्यूस सब कुछ करते हैं, ठीक है? आज नहीं कर रहे कल करेंगे, कभी ना कभी तो करेंगे ही। तो कहने का मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है, कैसे होता है, इस चीज को अगर हम ध्यान से समझ लेते हैं तो हमारा माइटोसिस मियोसिस का फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं एक मेल ऑर्गन हूं, भाई मेल ही हूं ना, इसमें तो कोई शक नहीं है, छोटी छोटी बांधता हूं बात अलग, लेकिन हूं तो मेल ही। तो मेल में हमारे पास जो ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है फॉर रिप्रोडक्शन वो पीनिस होता है, लेकिन पीनिस से हमारे पास जो चीज रिलीज होती है क्या होती है? स्पर्म, राइट? अब मैंने अपना गैमीट यानी कि मेल गैमीट स्पर्म को रिलीज कर दिया, राइट? अब ये जो स्पर्म है ना बेटा, ये सिंगल यानी कि अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं अकेला बहुत कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैं डिप्लॉयड हूँ। तो याद रखना, जो डिप्लॉयड है उसमें दम है, लेकिन हैप्लॉयड में कोई दम नहीं होता। ऐसा कहना गलत है, बस समझने के लिए।
ये स्पर्म है, ये हैप्लॉइड है। ये क्या है? हैप्लॉइड। समझ में आता है? अब ऐसे ही जो फीमेल बॉडी होती है उसकी हर एक महीने में मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बेटा एक्चुअली एग रिलीज होता है और उसे हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन। जब हमारे पास एग आ जाता है फीमेल का, तो वो फीमेल का क्या आया? बेसिकली एग है जिसको हम ओवा बोलते हैं, राइट? फीमेल का एग आया। अब अकेला एग भी कुछ नहीं कर सकता, अकेली फीमेल बहुत कुछ कर सकती है। हाँ, अब हंसी आ गई तेरे को, लेकिन अकेला एग तो कुछ नहीं कर सकता ना बेटा। तो इसका मतलब एग की प्लॉइडी क्या है? हैप्लॉइड। लेकिन फीमेल डिप्लॉइड। अभी क्यों डिप्लॉइड है मैं आपको बताने वाला हूं। अभी सुनो पहले, एग हैप्लॉइड और स्पर्म क्या है हमारे पास? हैप्लॉइड। तो ये भी हमारे पास एन हो गया, यानी कि एग भी हमारे पास एन हो गया और स्पर्म भी हमारे पास एन हो गया, राइट? अब सुनो मेरी बातों को ध्यान से। मैंने कहा यहां से एक स्पर्म जो होता है आपका, ये स्पर्म आपके इस ओवा के पास, ध्यान रखना अधिकतर केस में, मेजॉरिटी 90% का ज्यादा केसेस में मेल गैमीट ही मोटाइल होता है और फीमेल गैमीट स्टेशनरी होती है। यानी कि फीमेल एक ही जगह पर रहती है, लड़के ही जाते हैं जहाँ जाते हैं है ना। तो कहने का मतलब यही है कि फीमेल स्टेशनरी रहती है, फीमेल गैमीट स्टेशनरी रहता है और मेल गैमीट मोटाइल रहता है। जब ये मेल गैमीट जाकर इसको फ्यूज कर देगा तो यहाँ पर एक फ्यूजन हो जाएगा और इसे कहते हैं सिंगेमी। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड सिंगेमी। और इस सिंगेमी होने के बाद आप लोगों का क्या बनता है? जायगोट। और ये जो जायगोट बना है बेटा, ये ध्यान से सुनो, एक मेल गैमीट से आया, एक फीमेल गैमीट से आया। मेल गैमीट एन था, फीमेल गैमीट एन था, तो जो फ्यूजन से बना जायगोट वो क्या बन जाएगा आपका? 2n, यानी कि जायगोट आपके पास डिप्लॉयड होगा। अब ये जायगोट डिफरेंशिएट होगा और बनेगा फिर एम्ब्रियो में। जायगोट किस में बनेगा बेटा? आपका एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो जाके फर्दर पेट में, प्लेसेंटा में जाकर बैठ जाएगा और उसके बाद जो मम्मी होंगी उस एम्ब्रियो की, वो अपना पेट थोड़ा थोड़ा बढ़ाती रहेंगी और 9 महीने के बाद, है ना। तो कहने का मतलब क्या? ध्यान सुनो, जो इंडिविजुअल आया वो कब आया? एम्ब्रियो के बाद इंडिविजुअल ही डेवलप हुआ, हमने देखा। लेकिन एम्ब्रियो भी तो डिप्लॉयड होगा, जब जायगोट ही डिप्लॉयड है तो एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड। तो ये भी हमारे पास 2n। और जो ह्यूमन बॉडी का एक इंडिविजुअल है वो भी डिप्लॉयड, लेकिन उसके जो जर्मिनल सेल्स हैं या गैमीट के सेल्स हैं, यानी कि स्पर्म और ओवा, वो क्या होते हैं हमारे पास? हैप्लॉइड। यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स आर हैप्लॉइड। और जो बॉडी के जनरेटिव रिप्रोड्यूस डिवीजन सेल्स जनरली जो होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे पास? डिप्लॉयड। जो कि आपके टिश्यूज वगैरह में चोट लग गई, रिपेयरिंग वगैरह में काम करते हैं, वो हमारे पास कौन से होते हैं बेटा? डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है। अब आपकी एनसीईआरटी एक अच्छा सा डायग्राम देती है, आइए उस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी ने, अगर मैं बेटा बुक दे आप लोगों को डायग्राम परफेक्ट एनसीईआरटी का समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर इन्होंने कर रखा है एक ब्लू कलर का क्रोमोसोम। देखो क्रोमोसोम कैसे बनता है, अगर मैं इस चीज को बताऊं तो भाई हम तो ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ तो ऐसे बन जाता है। लेकिन आप लोगों को जो बनाना होता है यहाँ पे ऐसे क्रोमेटिन, सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर वगैरह रहते हैं, और ये ठीक है, ये जो क्रोमोसोम से यहाँ पर बना रहा हूँ मैं। अब ऐसे यहाँ पर ये आपके पास ब्लू वाला बन गया, रेड वाला मार्कर मेरे पास है। अभी ध्यान सुनते जाना, जो मैं आपको चीज समझाऊंगा आपको एक एक लाइनें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। मियोसिस में 2 क्यों दिखाए हैं, माइटोसिस में सिर्फ 1 क्यों दिखाया है, इस सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। ऐसे ये आ गया इसका एक और है इसके आगे, है ना, ये हो गए। और उसके बाद एक हमारे पास ये हमारे पास माइटोसिस में आपको दिखा, ठीक है। माइटोसिस में क्या होगा बेटा, हमारे पास इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस में कैसा होगा हमारे पास, इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि अगर यहाँ पर 2n की प्लॉइडी है तो जो चीजें यहाँ पर टूटेंगी उसके अंदर भी कितनी प्लॉइडी होगी, 2n की ही प्लॉइडी होगी। तो देखो इससे 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, इससे, अरे आपको याद है ना अमीबा में तो ऐसे होता है, न्यूक्लियस ऐसे बड़ा हो गया, उसके बाद टूट जाता है, उसके बाद न्यूक्लियस दोनों में जाता था, है ना। तो ये भी आप वैसे तो अमीबा के अंदर होता है, हम बोलते हैं ए माइटोसिस, ठीक है। लेकिन अभी तो आप लोग उसको माइटोसिस समझो, वो बड़ी क्लास में समझेंगे माइटोसिस में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन अभी हमें यह दिख रहा है कि जो चीज इसमें थी वही चीज इसमें आई,
तो यानी कि जो चीज ये क्या है हमारे पास पेरेंट सेल और ये क्या है डॉटर सेल। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर ये क्या है पेरेंट सेल और इसे क्या निकलेंगे अभी हमारे पास डॉटर सेल। तो जो इससे जो डॉटर सेल आएगी इसे हटा दूं अब, वो हमारे पास इधर आएंगी दो और पक्का भी मेरे पास एक डॉटर सेल ये होगी और एक डॉटर सेल ये होगी बेटा, राइट। अब इन दोनों डॉटर सेल में एक क्रोमोसोम लाल का और एक इस वाले लाल का, एक इस वाले नीले का और एक इस वाले नीले का, ऐसे। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो डायग्राम, ऊपर देखो दो लाल दो नीले आपको दिख गए, समझ में आया। तो यानी कि इक्वल डिवीजन जाएगा, जो दो डॉटर सेल्स आएंगी उसमें क्या जाएगा डिवीजन बिल्कुल इक्वल होगा। और सिमिलरली यहाँ पर भी सेम यही, इस वाले का एक नीला जाएगा, इस वाले का एक लाल जाएगा, इस वाले का एक लाल जाएगा और इस वाले का एक नीला जाएगा। तो ये देखो 1 2 3 4 इसमें चले गए, सेम यहीं पे जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे ऐसे 1 2 और ये हमारे पास दो नीले बंदूक, समझ में आया। अब इसके आगे कैसे जुड़ेंगे, कैसे क्या बनाएंगे क्रोमोसोम्स वगैरह, वो सारे इस फेज में हमें पढ़ने होते हैं, इतना डिटेल में हम लोगों को नहीं जानना। बस आप ये समझो माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन हो गया। यहाँ पर अगर 2n था तो डॉटर सेल आए उसके पास भी क्या आएगा बेटा 2n और 2n। याद रखना माइटोसिस जाने के लिए सेल की कोई प्री रिक्वायरमेंट कंडीशन नहीं है, सुन लो ध्यान से। हालांकि कई बुक लिखती है कि 2n ही होना चाहिए, 2n से 2n जाना ही माइटोसिस है। एज पर डेफिनेशन ठीक है वो बात, लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूँ माइटोसिस में जाने के लिए कोई 100% कंडीशन नहीं है कि आपके पास 2n ही हो। वो n से अगर n जा रहा है वो भी तो इक्वेशनल ही हुआ, वो भी तो इक्वेशनल हुआ। हालांकि उसको हमारी किताबें मियोसिस 2 बोलती हैं, लेकिन वो होता है इक्वेशनल डिवीजन की तरह, ठीक है। तो माइटोसिस के लिए कोई कंडीशन ये नेसेसरी नहीं है कि वो 2n ही हो। लेकिन अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं मियोसिस। क्या पढ़ने वाले हैं मियोसिस। अब मियोसिस में क्या होगा ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। माइटोसिस समझ में आ गया, इक्वेशनल डिवीजन है, डिप्लॉइड सेल में जाते हैं, ठीक है। अब जो सेल माइटोसिस के अंदर जाता है यानी कि द सेल अंडरगोइंग माइटोसिस कॉल्ड माइटोसाइट, माइटोसाइट एंड द सेल व्हिच विल अंडरगो मियोसिस, जो मियोसिस करेगा उसको हम लोग बोलते हैं मियोसाइट। अब याद रखना ये हमेशा नेसेसरी है कि जो सेल मियोटिक डिवीजन शो करेगा इट विल ऑलवेज बी हैविंग डिप्लॉइड प्लॉइडी। क्या प्लॉइडी होगी उसकी डिप्लॉइड, क्योंकि हैप्लॉइड सेल मियोटिक डिवीजन रिडक्शन वाला शो नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना, माइटोटिक डिवीजन एक इक्वेशनल डिवीजन है, लेकिन जो अगला डिवीजन मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको मियोसिस डिवीजन, यानी कि जब मैं 2n से n पे गया था, यानी कि जब मैंने स्पर्म प्रोड्यूस करे थे, तो ह्यूमन बॉडी के जो गैमेटिक सेल्स होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं मियोटिक सेल्स। और मैं एक मियोसाइट हूं, लेकिन स्पर्म मियोटिक सेल यानी कि वो रिडक्शन डिवीजन से आया है। 2n से क्या बन गया उसमें n, मेरी बॉडी 2n थी ना बेटा, लेकिन जब स्पर्म निकाला तो वो कौन सा सेल बन गया n बन गया। तो 2n से n जाना ये हमारे पास कौन से डिवीजन में होता है मियोटिक डिवीजन, और 2n से n गया, इसीलिए हम लोग जो मियोटिक डिवीजन है, हम लोग जो मियोटिक डिवीजन है उसको क्या बोलते हैं बेटा 2n से n गया ना, 2n से n कम हो गया, इसीलिए इसे बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। इसको क्या बोला था मैंने इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे बराबर 2n से n, n से n, सॉरी 2n से 2n, n से n, पर अगर 2n से n चला जाएगा तो वो डिवीजन कैसा हो जाएगा मेरे पास मियोटिक डिवीजन या रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा। तो और ये कहाँ पे काम आता है आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो एनसीईआरटी कहती है स्पेशल सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज गिव राइज टू फॉर्म गैमीट व्हिच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। दे डिवाइड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस which involves two consecutive division। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि when a cell divides by meiosis it give rise to 4 haploid cells instead of 2। अब इसकी जगह पर मतलब यहाँ पे 2n 2n के 2 हुए ना, अब हमारे पास एक्चुअल में क्या बनेंगे 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। कैसे बनेंगे 4 हैप्लॉइड सेल्स। अब आइए हम लोग देखते हैं कि 4 हैप्लॉइड सेल्स कैसे बनते हैं। नाम याद रखना है बस तुम, ये इंटरफेज होता है G1 फेज, फिर बीच में एक G0 आता है, फिर S फेज आता है, फिर G2 आता है, ठीक है। तो इसको हटा दूं हम यहाँ पे, मियोसिस की बात हम लोग करना शुरू कर दें। देखो बेटा मियोसिस हमारे पास एक रिडक्शनल डिवीजन की फेनोमेना है, और रिडक्शनल डिवीजन होने के कारण आप लोगों की एनसीईआरटी ने
यहाँ पर कुछ वेरिएशंस भी दिखा रखे, जैसे कि नीले के साथ लाल दिखा रखा है, लाल के साथ हल्का सा नीला दिखा रखा है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे एक फेनोमेना होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। देखो एनसीईआरटी ने कुछ इस तरीके से दिखाया हुआ, बाकी सब तो हमारे पास लाल कलर का क्रोमोसोम है, लेकिन एक छोटा सा पोर्शन उसमें क्या है हमारे पास, नीला। ऐसे ही अगर छोटा सा पोर्शन इसने अगर लाल दिखा रखा है तो बाकी पोर्शन उसने क्या दिखा रखा है, नीला। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये क्रॉसिंग मतलब वेरिएशन जो आती है हमारे पास, ध्यान सुनना बेटा, वेरिएशन जनरली आती है किसकी वजह से आती है, मियोसिस की वजह से। ठीक है, वेरिएशन तो हम लोग जो दिखते हैं सारे अलग अलग दिखते हैं ना, वो क्यों दिखते हैं, क्योंकि मियोसिस में जब हम पढ़ेंगे तो एक स्पेशल फेज होती है मियोसिस की भी, जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो उसकी प्रोफेज में एक और फेज आता है फर्दर, जिसे हम लोग बोलते हैं पैकिटीन स्टेज। ठीक है, तो पैकिटीन स्टेज पे क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर करते हैं, जहां पे वेरिएशन आता है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस अभी तो ये समझो कि हमारे पास मियोसिस के सेल मियोसाइट्स हैं, क्योंकि दे विल अंडरगो मियोसिस। जो सेल अंडरगो मियोसिस उसको क्या बोलते हैं, मियोसाइट। और मियोसाइट की प्लॉइडी क्या होगी, 2n। मियोसाइट हमेशा डिप्लॉइड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ये बना दिया, ऐसे ही आपके पास अब बना लेना है अपने यहाँ। ये जाएगा, इसको लाल कर देता हूँ, और उसके बाद ये हमारे पास ये हो गया। अब ध्यान सुनना बेटा, ये मेरे पास एक देखो पेरेंट सेल मेरे पास ये हो गया। अब मैं आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पे ध्यान समझिए, देखो 4 थे हमारे पास, 4 थे, और इधर 2 गए, इधर 2 गए। देखा आपने, इस बार 4 इक्वल नहीं गए। पिछली बार में हमारे पास जो 2 हैं वो ऊपर भी हाफ गए, नीचे हाफ गए। दिख रहा है आप लोगों को भाई? इस बार हमारे पास कहानी ऐसी हुई है कि जो 2 सेल में गए हैं उसमें मेरे पास एक तो ऐसे आया है, ये वाला, तो ये वाला ऐसे कर लो भाई, एक ये वाला आया है, और दूसरा कौन सा आया है मेरे पास, जिसमें मेरे पास एक लाल है। यानी कि ये 2 आए, पूरे नहीं आए ना, 2 ही आए, यानी कि 2n से कितने जा रहे हैं अब, n। वहां पे इक्वेशनल था, यहाँ पे देखो सारे इक्वल सारे आ रहे थे, यानी कि इसका भी आ रहा था, इसका भी आ रहा था, इसका भी आ रहा था, इसका भी आ रहा था। यहाँ पे हमारे पास एक ये वाला ही आया, पूरे पूरे तो नहीं गए। तो 2n से ये क्या हो गया, रिडक्शनल डिवीजन हो गया, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज गई है, रिडक्शनल डिवीजन हो गया। पूरा डिटेल में जाएंगे तो सेम यही चीज आपको मिल जाएगा, सेम यही चीज आपको मिल जाएगी। अब सुनो मेरी बात, ये हो गया मियोसिस 1। ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पर मियोसिस 1। मियोसिस 1 एक रिडक्शनल डिवीजन का प्रोसेस है, और इसके बाद मियोसिस सेल में देखो यहाँ पे ये 2 बन गए ना, 1 से 2 बन गए। अब ये जो हमारे पास 2 हैं ये फर्दर डिवाइड करेगा ना, तो इसमें क्या बनेगा, देखो ऐसे ऐसे, इसका और इसका ही बनेगा, अलग अलग बनेंगे, मिक्स नहीं होंगे। लाल वाले भी आएंगे, तो बना देना वो तुम अब। ठीक है, ये आए, लेकिन ये रिडक्शनल डिवीजन के बाद आए थे, तो इनकी प्लॉइडी n है, ये 2n है, मियोसाइट है, 2n से n हुआ, राइट। और इस n के बाद सिमिलरली ये जो चीजें आएंगी यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे वेरिएशंस भी आपको देखने को मिलेगी। देखो अलग अलग आपको सेल्स दिख रहे हैं, वेरिएशन इस बार अलग अलग है, कोई तो येलो ही हो गया है, कोई रेड हो गया है, कोई ब्लू हो गया है पूरा। तो वो क्यों हुआ है, क्योंकि वहाँ पे एक क्रॉसिंग ओवर नाम की चीज हुई है, जिसकी वजह से वेरिएशन आ गई है सेल्स में। जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो वेरिएशन तो आती है, ये बात तो हम लोगों को पता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोगों के पास जैसे यहाँ पे 4 आए, ऐसे ही इस सेल से यहाँ पे भी कितने बनेंगे, 1 2 3 4 अलग अलग कलर के, ऐसे ही बन सकता है। हो सकता है कोई बिल्कुल ही लाल हो गया पूरा, कोई आधा लाल हो गया, कोई इसमें ऊपर ऐसे लाल हो गया, कोई काला ही बन गया, वेरिएशन कुछ भी आ सकती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है यहाँ से यहाँ पर आया, तो एक सेल से यहाँ पे 4 सेल बन गए ना। यहाँ पे कितने बन गए, 4, लेकिन चारों के चारों n से ये n बनाए, तो चारों के चारों कैसे हैं, ये हैप्लॉइड। ध्यान से सुनना, पीछे कोई 2n का सोर्स था नहीं, और ये इक्वेशनल डिवीजन है। रिडक्शनल सिर्फ और सिर्फ इतना सा प्रोसेस होता है मियोसिस 1 वाला, मियोसिस 2 वाला रिडक्शन नहीं होता बेटा। मियोसिस 2 वाला रिडक्शन होता 2 से 1 बनता, फिर यहाँ पर ऐसा नहीं है, n से n ही गया है, यानी कि मियोसिस 2 इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। मियोसिस 2 इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। जान भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा तुम लोगों के लिए, लेकिन इतना कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। माइटोसिस में जो 2n से 2n ही बनेगा। ठीक है, कहानी खत्म। मियोसिस में जो पहला वाला डिवीजन होगा वो रिडक्शनल डिवीजन होगा,
इसमें 2n से n बनेगा, और जो मियोसिस 2 होगी वो n से n बनाएगा, n से n बनाएगा, ठीक है, और वो इक्वेशनल डिवीजन की तरह होता है। तो मियोसिस 2 इक्वल टू माइटोसिस, तो यहाँ पर ये हमारे पास इट विल गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड सेल्स, इसलिए एनसीईआरटी लिखी। हैप्लॉइड क्यों है? क्योंकि हमारे पास INs है। क्या ये मियोटिक है? नहीं, ये तो माइटोसिस के इक्वल, बट मियोसिस के 2 फेज हम लोग लिखते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। सो मियोसिस 1 कैसा होता है? रिडक्शनल, और मियोसिस 2 कैसा होता है? इक्वेशनल, व्हिच इज सिमिलर टू दैट ऑफ माइटोसिस। तो आपकी बॉडी में चोट लग जाए इन सबको सही कौन करता है? माइटोसिस या मियोसिस? बताओ। माइटोसिस। और अगर आपकी बॉडी में आपको 1 से 2 बनाने हो तो ठीक है, हमारी बॉडी नहीं, मतलब हमें अगर प्रजनन करना हो तो प्रजनन करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है? मियोटिक डिवीजन का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी में इतना ही था, और आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी टॉपिक है जो आपका छूटा हुआ है। अच्छा, इंटेंस क्वेश्चन है, कैन यू नेम 2 ऑर्गेनेल्स दैट हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल? तो बताओ कौन कौन से होते हैं, किसी को याद है? एग्जैक्टली, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, दे हैव देयर ओन डीएनए। If the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? बेटा तो लाइसोम्स का तो अलग है। और भी दूसरा क्वेश्चन इसने बोला है, अगर चीजें ऑर्गेनाइजेशन सेल की डिस्ट्रॉय हो जाएं तो क्या क्या हो सकता है? बाकी और भी सारी चीजें हैं, जैसे हमारा अगर सेल डाइस होता है तो हमारे पास एक्टिविटी जो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनल्स की वो सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से कई सारे डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाई आर लाइसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स? तो आपको बताया था मैंने, बिकॉज समटाइम्स द लाइसोम्स में बर्स्ट एंड में डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स, उनके खुद के सेल्स को खा जाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग्स। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द सेल्स? प्रोटीन कहां पे सिंथेसिस होते थे? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स कहां पे सिंथेसिस होते थे? न्यूक्लियोसोम्स, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोसोम्स बोल रहे हो, न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को पता रहनी चाहिए। आइए एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी डील कर लेते हैं। मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन इन अ वे दैट प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। तो बेटा सबसे पहले तो सेल वॉल, सबसे मेन चीज, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। दूसरा वैक्यूल, उसमें बड़े होते हैं, इनमें छोटे होते हैं। सेंट्रियोल्स जो कि एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते, ठीक है। प्लास्टिड्स जनरली किसमें पाए जाते हैं? प्लांट सेल में। और ये सारी चीजें आप ठीक है कर लोगे। हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफर फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल? मेन आंसर लिखना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, एक ही होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। लेकिन यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं, और प्रोकैरियोट में एब्सेंट रहते हैं। ये दो डिफरेंस आपको ध्यान से लिखने हैं। व्हाट वुड हैपन if the plasma membrane ruptures or break down? अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी और ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा? बताओ। टूट गया, हाँ, सारे ऑर्गेनेल्स रिलीज हो जाएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, जो लाइसोम्स वगैरह होगा उन्हें खा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्जी बॉडी? तो भैया प्रोटीन वगैरह का पैकिंग मॉडिफिकेशन वगैरह होता ही नहीं, एक ही जगह पर रहती, ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं हो पाता। ये चीज हम लोगों ने गोल्जी बॉडी के फंक्शन में देखे थे। Which organelle is also known as the powerhouse of the cell? Mitochondria। Why? कि ADP होता है, उसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंज्यूम करके, देखो पहले ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसको एनर्जी मिलती है तो ये किससे कन्वर्ट हो जाता है? ATP, और ये स्टोर हो जाता है ना। और जब भी आपके पास एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होती है वो कौन सी होती है? ATP। पावर हाउस ऑफ द सेल पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी करेंसी पूछेगा तो ATP। नेक्स्ट है, where do lipids and proteins constituting the cell membranes get synthesized? lipids और proteins कहाँ पे बनते थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी बना करते थे, याद कीजिए। प्रोटीन्स का तो आप राइबोसोम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स आपका आंसर इसमें आ जाएगा। हाउ डज एमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? सूडोपोडिया की मदद से, और एंडोसाइटोसिस करता है फिर, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा था। व्हाट इज ऑस्मोसिस? क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन और टिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट है, कैरी आउट द पोटैटो एक्सपेरिमेंट। टेक 4 peeled potato halves and squeeze each one out into a potato cups should be made from boiled potato. कीप कप, अरे ये एक्टिविटी अब करते रहना।
ये अब इतना लंबा कौन पढ़ेगा, क्या कराएगा। मैं क्वेश्चन करा दूंगा साफ साफ से। Which type of cell division is required for growth and repair of a body and which type is involved in formation of gametes? बताओ। सर पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया, पहले का माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोसिस, और उसके बाद सर मियोसिस। हाँ, तो पहले का माइटोसिस और दूसरे का मियोसिस। 10 के अलावा किसी पुरानी बुक में और के क्वेश्चन है? 10 ही हैं, 10 ही है ना। तो मेरे पास नई बुक आ गई थी, ठीक है, ठीक है। तो बेटा एक्चुअल में क्या है, वो पोटैटो ऑस्मोमीटर वाला मैं बता देता हूँ क्या है। जब आप पोटैटो लेते हो ना, उसे स्कूप करके काटना होता है एक्चुअली। तो जब आपने पोटैटो एक कप बना लिया, अब पोटैटो कप बना के क्या करते हैं हम लोग, इसे 2-3 सॉल्यूशन में रख देते हैं। एक में हमने रखा है बाहर हाइपोटोनिक था, फिर बाहर हाइपरटोनिक था, तो वही मूवमेंट पढ़ना होता है एक्चुअली, इसे बहुत थिन बनाना होता है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चेक करना होता है, उसी के हिसाब से आप अपने आंसर दे देना। तो 9th क्वेश्चन था ना, बहुत बड़ा सा था। तो वही चीज़ है कि उसको हमने एक बार इस मीडियम में रख दिया, फिर जो बॉइल्ड पोटैटो होगा उसका एक्चुअली हमारे पास चीज़ें और थिन होंगी, तो उसमें जो मूवमेंट होगा थोड़ा पैसे आसान से होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास इस चैप्टर में था। अगर फिर भी आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत आ रही तो आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस टॉपिक में कोई डाउट है किसी को? माइटोसिस मियोसिस क्लियर है, वैक्यूल क्लियर है, चैप्टर खत्म हो गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।